नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत धन्यवाद है। अंकित जी। और हम शुरुआत करते हैं, चूंकि भाजपा से ही शुरुआत करते हैं। सर, अगर आप देखिए तो भाजपा के कुछ कोर मुद्दे रहे हैं, जी, जिनमें राम मंदिर का निर्माण है, जी, यूसीसी है जी, और हाल फिलहाल जो खबरें आई हैं, ये दोनों मुद्दे फिर से चर्चाओं में हैं। जी, राम मंदिर भले ही बन गया, लेकिन जो चर्चाएं जिस तरीके से चल रही है चंदा को लेकर, जी, उसमें कई विकेट गिरते हुए हम देख रहे हैं। इसके अलावा कई विवाद भी सामने आ रहे हैं। जी, दूसरी ओर महाराष्ट्र हो या फिर पश्चिम बंगाल में सरकार बनते बनते भाजपा यूसीसी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये दोनों मुद्दे हाल फिलहाल में भाजपा को किस तरीके से फायदा भी पहुंचा रहे हैं और डैमेज भी कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा एक भावनात्मक मुद्दा है जी, और जिस तरीके से वहाँ चीजें हुई हैं वो वाकई में हर कोई नहीं पचा पा रहा है। जी, बिल्कुल सही बात है और ख़ास तौर पर हम्म। राम मंदिर की जब बात आती है तो वो सीधे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है और वहाँ पर अगर इस तरह की घटना होती है, तो हर एक का दिल दुखता है। हम्म। अब सवाल आता है जैसे आपने शुरुआत ही की कि बीजेपी के कोर मुद्दे रहे हैं। कई सारे मुद्दे जैसे अब आपने बात करी यूसीसी, यूसीसी की बात करी आपने, राम मंदिर, 370 भी हाँ, रहा और 370 भी रहा। ये भी रहा राम मंदिर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने वादे तो पूरे कर दिए अपने, लेकिन वादे पूरे करने के बाद वो थोड़ा आराम से बैठ गई। शुरुआत करते हैं हम 370 से। जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया और देखा हमने कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया। देश के हर कानून वहाँ लागू हो गया, हम्म। हर योजना वहाँ लागू हो गई, संसद से पारित और तमाम जो एजेंसियाँ थीं वहाँ पर वो अब कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हो गई, क्योंकि पहले तो तमाम एजेंसियाँ वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकती थी, तो भ्रष्टाचार फल-फूल रहा था। 370 हटने से मुख्य धारा में शामिल हो गया जम्मू कश्मीर, लेकिन और आतंकवाद पर करारी चोट हुई। पत्थरबाजी भी। पत्थरबाजी पे चोट हुई, अलगाववादियों पर चोट हुई, लेकिन बीजेपी ने अपना वादा पूरा करके थोड़ा आराम से बैठ गई, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमने देखा कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो सर्वदलीय बैठक के बाद नेताओं ने यही बताया था कि जाते के साथ ही सरकार ने सुरक्षा में चूक स्वीकार कर अपनी ली थी, गलती मान ली थी अपनी गलती सरकार ने। मान ली थी। यानी कि वादा पूरा कर दिया 370 वाला, 370 हटा दिया, वादा पूरा कर दिया, कोर इश्यू को जो था और अभी दशकों भी से। शायद बैसरान घाटी बंद ही है। जी, तो लेकिन थोड़ा-सा आराम से आप बैठ गए, तो इसलिए इस तरीके की घटना हो गई। ऐसे ही अगर हम राम मंदिर को देखते हैं, अगर हम कड़ी जोड़ें तो राम मंदिर का वादा पूरा किया, आकाश को छूता भव्य दिव्य राम मंदिर बना दिया। लेकिन व्यवस्थाओं पर शायद जो निगरानी रखनी चाहिए थी हम्म। या व्यवस्था को जिस तरीके से एकदम दुरुस्त बनाना चाहिए था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और फिर से बीजेपी आराम से बैठ गई और ये काम हो गया। और ये सब चीज़ें जो सामने आ रही हैं, वो यही दिखा रही हैं कि निगरानी नहीं थी। सिर्फ़ भरोसा कर लिया गया था ट्रस्ट के सदस्यों पर और उस सर, एक भरोसे। सवाल बनता है, क्योंकि एक सवाल ये भरोसे की जो आप बात कर रहे हैं सर, एक प्रोफेशनल्स मीन कि आप देखिए, चाहे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, तिरुपति का जो भी वहाँ फाउंडेशन है या साईं बाबा का है। अब देखिए, जो भी श्राइन बोर्ड हैं वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, जी, लेकिन ये जो ट्रस्ट बना, जी, इसमें ऐसा लगा कि भावनाओं को ज़्यादा वरीयता दी गई और जी, जो भी इस आंदोलन से लोग जुड़े थे उनको इसमें रख दिया गया। जी, उनमें कितनी काबिलियत थी, जी, क्या थी काबिलियत, क्या इस तरीके से वो चीज़ों को सँभाल सकते थे, इसको देखा गया, गुनाह-भाग किया गया या नहीं किया गया। लेकिन भावनाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, उनको रख लिया गया और जो भी
आईएएस या आईपीएस रैंक के लोगों को लगाया गया, उनके हाथ एक तरीके से बांधे गए थे कि जी, आपको बस ये अगर काम दिया गया है तो आपको इसी काम में ही रहना है, आपको जी, इससे बाहर चीज़ों को नहीं देखना है। जी। तो वो भी एक गलती हुई है। नहीं, बिल्कुल गलती मैं वही कह रहा हूँ कि जो व्यवस्था की दृष्टि से जिस तरीके का प्रबंध होना चाहिए था, वो नहीं था और इसीलिए ये सब चीज़ें हुआ है। और आप अगर आपने जैसा आपने कहा कि प्रोफ़ेशनल्स और हम सुन रहे हैं जो मीडिया रिपोर्टों में दिखाया जा रहा है कि हुँ। वहाँ पर डेली बेसिस पे लोग हायर कर लिए जाते थे नोट गिनने के लिए। तो ऐसे कैसे चल सकता है? ये ऐसी व्यवस्था तो कैसे हो जिनके सकती है? नाम आ रहे हैं सामने, जी, वो तो किसी के करीबी हो रहे थे, जी। किसी के घर तो परिवार आप के किसी को पहले जानते सदस्य हो, बने थे। आप ले आए हाँ, हाँ। उसको वहाँ पे नोट आ जाओ गिनवा रहे तुम हो। कर लेना कल काम। नोट गिनवा रहे हो आप उससे वो आधा जेब में रख रहा है, आधा बाहर रख रहा है। जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं मीडिया में भी जो सामने आई हैं चीज़ें, वो दिखा रही हैं कि व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल ख़राब थी, कुप्रबंधन था और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में वादा पूरा किया 370 उसके बाद थोड़ा-सा आप आराम से बैठे और घटना हो गई। यहाँ पर आपने राम मंदिर का वादा हुँ। पूरा कर दिया, थोड़ा-सा आप आराम से बैठे, घटना हो गई। तो ये जो लेकिन ये उस घटना ऐसे समय पे हुई है सर, जी। जब 6 महीने बाद चुनाव होने जी, हैं। बिल्कुल और पिछला चुनाव हम जानते हैं कि क्या नारा चल रहा था, क्या गाना चल रहा था कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे। अब जो राम को लाए हैं, उनके चढ़ावे में जिसने सेंध लगाई है उसको नहीं रोक पाए, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा, हुँ। जब आप चुनाव में जाएँगे तो। ठीक है कि अब कुछ लोगों की 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जैसा आ रहा है कि जो बड़े नाम हैं ठीक है कि उनके ऊपर हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, लेकिन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए तो वही ज़िम्मेदार थे, तो एफआईआर में उनके नाम क्यों नहीं है? उनकी क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? तो ये एक कुछ बड़े सवाल हैं और जनमानस और क्योंकि जब आस्था से जुड़ा मामला है, श्रद्धा से जुड़ा मामला है, तो आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा और जनता को संतुष्ट करना पड़ेगा कि हाँ, सकारात्मक कार्रवाई हुई है और हुँ, जो कानून का जो शिकंजा था वो इसी तरीके से कसा जाना हुँ, चाहिए था। राम जी के दरबार में इस तरीके की हरकत करने वालों को माफ़ नहीं किया जा सकता, हुँ। अक्षम्य अपराध किया है। बिल्कुल। ये देश समझ रहा है और तभी हम देख रहे हैं कि अब देखिए कि ऐसे लोग जो कि राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने राम मंदिर नहीं बने इसके लिए तमाम तरह की याचिकाएँ दायर की, कानूनी अड़चनें पैदा की, आज तक म राम मंदिर भी नहीं गए। वो भी अब सनातनी रूप लेकर आ गए हैं और बता रहे हैं कि भैया प्रेस ये कॉन्फ्रेंस भी प्रेस कर रहे कॉन्फ्रेंस हैं, कर रहे पोस्ट भी हैं, कर रहे पोस्ट हैं। कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा है कि ठीक है कि आपकी राम में आस्था दिख रही है, आप भी राम का नाम ले रहे हैं, इसी बहाने ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार को कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को बख्शेंगे नहीं, तो विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अब 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी होगा और 15 दिन से पहले ही एक्शन शुरू हो गया, नाम सामने आने लग गए। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि जो 500 सालों का जो संघर्ष था, उस संघर्ष की जो परिणति थी, उसके स्वरूप राम मंदिर आज वहाँ पर विराजमान है। तो ये जिन लोगों ने करके दिखाया, तो जो अपराधी हैं, जिन्होंने ये इस तरीके का गलत कृत्य किया है, उसको भी वो कटघरे में खड़ा करेंगे, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। यूसीसी। यूसीसी देखिए एक पहली बात तो ये है कि ये पश्चिम यूसीसी बंगाल में इतनी जल्दबाजी क्यों है? नहीं, पश्चिम बंगाल क्योंकि लैंड जिहाद, लव जिहाद का गढ़ बन चुका था देश में और आप जानते हैं कि किस तरीके की जो वहाँ पर घटनाएँ सामने आती थीं लगातार सामने आती थीं, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो पश्चिम बंगाल में तो ये बल्कि मैं तो कहता हूँ कि शुभेंदु जी लगभग 1 डेढ़ महीना उन्होंने डिले कर दिया। उनको आते के साथ ही पहला काम यही करना चाहिए था, तो आप लेकिन क्या कह रहे हैं, परसों बिल लाया जाए सोमवार को और जी, उसी सो दिन पास हो जाए, उसी दिन से लागू भी कर दिया लागू भी कर दिया जाए? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक इस तरीके की घटनाएँ सामने आईं और घुसपैठ से चूँकि पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है, इसलिए वहाँ पर तो ये कानून लाना बहुत ज़रूरी था। और यूसीसी में हमको एक चीज़ और समझनी होगी कि ये बीजेपी का कोर मुद्दा है, लेकिन ये सिर्फ़ बीजेपी का कोर मुद्दा नहीं है, ये हमारा संविधान कहता है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया समान जो कानून हैं वो ज़रूरी हैं। तो समान कानून लाने के लिए जो कवायद चल रही है राज्यों में और हम देख रहे हैं आप देखिए कि गोवा में पहले से लागू है, उत्तराखंड में लागू हो हुँ, चुका है, बीजेपी शासित जो मध्य प्रदेश में गुजरात काम चल में रहा है। गुजरात में भी काम आगे बढ़ चुका है, महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर समिति बनाने वाली है, असम ने विधेयक पेश हुँ, करके पारित भी कर दिया है, बल्कि असम में तो नई सरकार आते के साथ ही पहला ही विधेयक ये लाया बिल्कुल। गया यूसीसी। तो ये आप देख रहे हैं कि कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही है, कुछ इक्का-दुक्का शिकायतें आई भी कोर्ट तक पहुँची भी तो उनका समाधान किया गया। तो जो यूसीसी से डराया जा रहा था, राज्यों ने एक-एक करके अपने राज्य में जो यूसीसी की तरफ कदम बढ़ाकर
उस डर को खत्म कर दिया है, क्योंकि कोई किसी के अधिकारों का कोई हनन नहीं हुआ है। कहीं कोई दुरुपयोग अगर कुछ रहा भी होगा तो कुछ बहुत ही माइनर अगर कोई दुरुपयोग रहा होगा तो उसको भी कोर्टें देख रही हैं मुद्दे को। तो ये लेकिन ऐसा कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया कि इसका यूसीसी की वजह से इसका नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया, या ये एक पक्ष को ही फ़ायदा देने वाला है। ये सबको फ़ायदा देने वाला है, और जिस तरीके से एक-एक करके सारे राज्य, खासतौर पे बीजेपी और एनडीए शासित राज्य इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वो स्वागत योग्य है। देश में भी, और प्रधानमंत्री चूँकि हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान वो यूसीसी की वकालत कर चुके हैं, और वो लगातार अपने संबोधनों में, अभी जब उनके सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तो उन्होंने कहा भी कि कुछ बड़े निर्णय अभी देश को और हम लाकर दिखाएँगे। तो हो सकता है कि यूसीसी की तरफ भी देश कदम बढ़ाए, देखना होगा। अच्छा सर, मैं डेढ़ 2 महीने का हिसाब-किताब लगा रहा था, तो ऐसा लगता है कि डेढ़ 2 महीने से जो मोदी सरकार की कुंडली है ना, वो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो रही है। क्योंकि आप देखिए ना, एक तो कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल, डीज़ल को लेकर मोदी सरकार ज़बरदस्त ट्रोल का शिकार हुई। जी, ठीक है, वैश्विक समस्या थी, लेकिन सीधे-सीधे जवाब तो सरकार से माँगा जाता है, सरकार ही कटघरे में थी। जी, ये सब चीज़ें थोड़ी-सी शांत हुई, तो नीट का मुद्दा आ गया। नीट का मुद्दा भी प्रमुखता से रहा, तब तक सीबीएसई का मुद्दा आ गया। सीबीएसई का मुद्दा और नीट का मुद्दा शांत होता, तब तक राम मंदिर का मुद्दा आ गया। जी, अब कर्नाटक में जो कभी नहीं होता था, वो भी हो गया कि बीजेपी में ही टूट हो गई जी, एमएलसी चुनाव में। जी, लेकिन अब जो मामला आया है, वो सीधे-सीधे एक मुख्यमंत्री के मतलब भ्रष्टाचार को लेकर कहा जा रहा है कि वो मीडिया रिपोर्ट आई है, और जी, सीधे-सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पे उसमें कई आरोप लगे हैं। जी, ठीक है, मोहन यादव ने अपनी तरफ से कोई सफाई अब तक नहीं दी है, जी, लेकिन मीडिया में आकर कोई बीजेपी का बड़ा नेता उनका बचाव भी नहीं कर रहा है। जी, इसलिए मोदी का वो वक्तव्य आपको याद होगा, ना खाऊँगा ना खाने दूँगा। जी, सवाल तो उठ रहे हैं, जी, और हमने कई बार देखे हैं, अशोक चौहान नाम आया था, उनका इस्तीफा ले लिया गया था, जी, बाद में जाँच हुई थी। जी, क्या मोहन यादव के लिए क्या है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो लगातार दिल्ली से मिलने का संदेश प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। जी। देखिए, वो अटकलें और जो चर्चाएँ हैं कई तरह की चलती रहती हैं हुँ, राजनीति में, लेकिन शुरुआत आपने करी कि गैस की दिक्कत और पेट्रोल की दिक्कत। तो हमने देखा कि वैश्विक हुँ, संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने किस एकजुटता के साथ, ऐसा हुँ, नहीं कि सिर्फ सरकार ने बहुत अच्छी तरह से सामना कर लिया, एकजुटता के साथ सामना किया। बहुत अंत में जब युद्ध आप समझिए कि अंतिम चरण में था, हुँ। तब जाकर कुछ ₹8 ₹9 पेट्रोल डीजल पे बढ़ाया गया। नहीं, और चुनाव खत्म हो गए थे ना तब चुनाव तक। खत्म हो गए थे, उसके बाद ये ₹8-9 बढ़ाया गया। अब ये ₹8-9, और आप अगर हम सिर्फ दक्षिण एशिया की बात कर लें, तो जहाँ पर ₹300 औसत था कि ₹300 तक पेट्रोल डीजल के दाम चले गए थे, वहाँ पर हमारे यहाँ पर अब ₹100-102 के आसपास हैं। हुँ, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से, और पेट्रोल डीजल हम यहाँ बनाते नहीं हैं, सब कुछ आयात पर निर्भर है। हमारा जो रणनीतिक भंडार है उसको भी बढ़ाने की कवायद चल रही है, और जो हमारा ऊर्जा जो खरीद है उसके स्रोतों का हुँ, विविधीकरण किया गया है, तमाम देशों से हम ले रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं, और हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से सोलर को, हम किस तरीके से जैविक हमारे पेट्रो उत्पाद हैं हुँ, उनको, या ईवी को हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इन सब में समय लगेगा। तो पेट्रोल डीजल का जो संकट था, और एलपीजी का जो संकट था, ठीक है, कुछ बंदिशें लगाई गई, इतने दिनों पे आप बुक कर सकते हैं, या हुँ। कुछ के दाम बढ़ाए गए ताकि जो वाणिज्यिक सिलेंडर हैं वो ज़्यादा उसकी आपूर्ति ज़्यादा नहीं करनी पड़े। लेकिन ऐसा कहीं संकट खड़ा नहीं हुआ कि उस पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी से कोई भूखा रह गया, या किसी के लिए पेट भरने का संकट पैदा हो गया। तो सरकार ने ये सुनिश्चित किया, पूरे इस संघर्ष के दौरान जिस तरीके से सरकार का साथ दिया लोगों ने, हुँ। और इस चुनौती से दुनिया के साथ-साथ भारत भी बाहर आया, तो ये एक अच्छी बात है। ये संघर्ष ने बहुत कुछ सिखाया भी है सरकार को भी। आगे उसी हिसाब से मुझे लगता है कि रणनीतियाँ बनेंगी। आपने कहा कि बीजेपी की जो 1 डेढ़ महीने की जो कुंडी अगर आप क बात कर रहे हैं, तो देखिए ठीक है कि राजनीति में उतार-चढ़ाव आते हैं, आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन जो बात है, अगर हम सीबीएसई की बात करते हैं या जो नीट की बात करते हैं, पूरी तरीके से शिक्षा मंत्रालय का एनटीए का फेल्योर था, और उससे उन्होंने सबक सीखा। और आपने देखा कि किस तरीके से जब दोबारा परीक्षा हुई है, हुँ, तो सारा का सारा जो तंत्र है हमारा, हालाँकि ये बहुत बड़ी
कह सकते हैं कि इसको ये एक विडंबना ही है कि एक पेपर कराने के लिए हमारे को वायुसेना की भी मदद लेनी पड़ती है, रक्षा मंत्रालय की मदद लेनी पड़ती है, इस मंत्रालय की, उस मंत्रालय की, सबकी मदद लेनी पड़ती है। तो अगर हमारा सारा देश एक परीक्षा कराने में लग जाएगा, हमारा सारा तंत्र, तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम, 2047 तक विकसित बिल्कुल। कैसे होंगे? तो ये शिक्षा मंत्रालय की नाकामी है और ये जो लोग पकड़े गए हैं, आगे इस तरीके की चीज़ें ना हों, कैसे पूर्णतया डिजिटलीकरण हो, लेकिन पूर्णतया डिजिटलीकरण की दिशा में हम कितने मजबूत हैं, ये हमने देख लिया सीबीएसई से। जब उसकी बार-बार डेट बढ़ानी पड़ रही थी, आपका साइट बैठ जा रही थी, तो दिखता है कि और आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों ने ही उसके अंदर उसको हैक कर लिया था। इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई थी, सीबीएसई की वेबसाइट में घुस के उसकी कमियाँ भी निकाल लीं, कुछ हैकरों ने सीबीएसई की वेबसाइट को हैक किया, इस तरीके की रिपोर्टें आईं। तो हमको डिजिटल सुरक्षा के दिशा में भी सोचना होगा और ज़्यादा सोचना होगा। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी कमियाँ हैं और मुझे लगता है कि इनको जल्द से जल्द दुरुस्त करना होगा। और आपने जो बात करी कि जो मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो भूमि खरीद से संबंधित उनके परिजनों की ओर से जो इस तरीके की रिपोर्टें आई हैं, देखना होगा। अब हमको इंतज़ार करना चाहिए कि मोहन यादव क्या कहते हैं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री पर अगर इस तरीके का आरोप लगता है हुँ। और जब आरोप लगता है तो एक चीज़ हमको ये देखनी चाहिए कि राजनीति में ख़ास तौर पर क्या देखा जाता है कि अगर कोई आरोप लगा है और क्या उस जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसके खिलाफ एक राजनीतिक पार्टी भी बोल रही, सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी ही बोल रही है या जनता भी उसके खिलाफ हो गई है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जीतू पटवारी या दिल्ली में जो कांग्रेस के नेता हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जनमानस में इस तरीके का कि हमारा मुख्यमंत्री ने गलत काम किया या भ्रष्टाचार किया या इस तरीके का कोई अभी तक सामने नहीं आया है। तो जनमानस अभी इंतज़ार कर रहा नहीं, है वो कि तो पता है मुख्यमंत्री ना कि उज्जैन उनका घर है घर और है उज्जैन जी। में वो प्रॉपर्टी का काम करते रहे जी। हैं, तो 19-20 तो वहाँ होता ही हाँ, होगा। और अब खैर किसी के भी परिजनों पर नहीं जाना चाहिए, हुँ, लेकिन उनके जो परिजन हैं वो उनका परिवार बहुत बड़ा है और बिल्कुल। मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ, जिसमें मैं जानता हूँ कि वो अच्छे खासे लोग हैं, मतलब उनके पास हाँ, अच्छी खासी प्रॉपर्टियाँ हैं। तो अब वो किस एंगल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस समय कटघरे में खड़ा किया गया, बिल्कुल। जब इस तरीके की बातें चल रही हैं कि बीजेपी 2-3 मुख्यमंत्रियों को बदलने जा रही है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजनीति में कभी-कभार होता है कि विरोधी नहीं शिकार करता, अपने भी शिकार कर रहे होते हैं। तो क्या वो अंदर की बातें हैं, वो तो ख़ैर अब यहाँ पर इससे कैमरे पे पहले नहीं बोल सकते। इससे पहले इंदौर का उज्जैन का सांसद खैर जी। लेकिन सर बिहार में भी एक मामला चल रहा है। भरत भूषण तिवारी मतलब मुझे लगता है कि जब से सम्राट चौधरी ने कमान सँभाली है, जी, ठीक है, योगी मॉडल की बात होती है, बीजेपी शासित राज्यों में एक योगी मॉडल फ़ॉर्मूला बन गया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लेकिन हर कोई योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकता है। जी, और शायद वो गलती हुई है तभी अगर पुलिस वालों पर अब एफआईआर हो रही है, तो शायद सरकार ने अपनी गलती मान ली है, जी, तभी ऐसा हो रहा है। जी, तो पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से चर्चाएँ हैं, ख़ास करके ठीक है नेशनल मीडिया में वो बाद में आए, लेकिन बिहार में ज़बरदस्त चर्चाएँ हैं। अश्विनी चौबे ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाभन का साँप लगेगा। जी, तो ये सिर्फ़ सम्राट चौधरी या उनकी सरकार सिर्फ़ विपक्ष के निशाने पर नहीं है, जो लोग वहाँ पर स्थानीय लोगों के निशाने पर नहीं है, बल्कि अपनों के भी निशाने पर है। तो जी। पूरे मामले को आप कैसे देखते नहीं, हैं? बिल्कुल वो देखिए साफ तौर पे हत्या है। जब सब कुछ वैसे तो अगर कई बार होता है कि वीडियो नहीं होते, लेकिन अभी तो इस समय तो वीडियो भी है सामने कि अगर उसने पिस्तौल फेंक दी थी अपनी, कोई वो कोई उसका उसके पास बैकग्राउंड कुछ था उस नहीं। तरीके का नहीं था। बिल्कुल, और सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, सरकार से सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। किसी का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि उसको आपने गोली मार दी। और एक नवयुवक की ये जो हत्या हुई है, उस पे हुँ, आक्रोश जो पनपा है वो स्वाभाविक है और ये होना ही चाहिए। और इसका तो जो मामला है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने को चाहिए कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करें, जल्द से हुँ, जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएँ। क्योंकि लोगों में आक्रोश जितना बढ़ेगा, जितना ज़्यादा देर तक रहेगा, वो ठीक नहीं होगा और समाज में शांति बनी रहे, इसके लिए यह है कि न्याय जो है वो त्वरित रूप से मिलना चाहिए। तो इस मामले में सरकार को एक्शन मोड में काम करना चाहिए और सम्राट चौधरी अभी तक गए हैं या पता नहीं वहाँ नहीं गए नहीं गए हैं। हैं, तो उनको जाना भी चाहिए और पीड़ित परिवार को सांत्वना देनी चाहिए कि न्याय मिलेगा। ये देर हो चुकी है, लेकिन सम्राट चौधरी जी को जाना चाहिए जल्दी। बिल्कुल। तो देखना होगा कि आगे किस तरीके की परिस्थितियाँ देश की राजनीति में होती है, क्योंकि आज हमने इस सप्ताह जो मुद्दे थे उन पर चर्चाएँ की हैं। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह
और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।